आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद होने जा रहे हैं और फूलों से गंगोत्री धाम को सजाया गया है। सुबह 11:36 पर मां गंगा के कपाट आज बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। मुखवा गांव मां गंगा की उत्सव मूर्ति आज लाई जाएगी। डोली में बैठाकर मुखवा उत्सव मूर्ति लाई जाएगी और अब तक 7,57,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11:36 पर कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे और इसी के चलते मुखवा गांव मां गंगा की मूर्ति जो है वो डोली में बैठाकर लाई जाएगी। और यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। यशराज, आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। सुंदर और भव्य तरीके से सजाया गया है और फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि दीपों का के वहाँ पर दीपावली मनाए जाने के बाद 4 धाम के प्रथम धाम यानी कि गंगोत्री धाम की कपाट के बंद होने की तैयारियां शुरू हो गई है। मोक्षदायिनी गंगा और पुण्य मोक्षदायिनी गंगा के कपाट आज विशेष पूजा के साथ ही बंद कर दिए जाएंगे। वहीं यदि बात करें तो आज बुधवार को अन्नकूट के दिन 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और वहीं इसके लिए लगातार पूजा अर्चना भी वहां पर हो रही है। यदि बात करें तो गंगोत्री मंदिर समिति के पुरोहित राकेश सेमवाल के अनुसार गंगोत्री के कपाट को आज बंद कर दिया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को मां गंगा के दर्शन यदि करने होंगे तो वो शीतकालीन दर्शन मुखवा में जाकर मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। और वहीं पर यदि बात करें तो मंदिर परिसर में गंगोत्री धाम के मंदिर परिसर में क्षेत्र को दीपों की रोशनी से सजाया गया है, जहां पर श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की है। दीपावली के बाद की यदि बात करें तो लगातार वहां पर मंदिर में आकर्षक रोशनी से सज्जा की गई है और वहां पर पूरे तीर्थ यात्री जो है वहां पर वो आए हुए हैं, तीर्थ यात्री भी इसके गवाह बन रहे हैं। वहीं गंगोत्री में की यदि बात करें तो इसके बाद जो आज वहां पर मंदिर कपाट बंद होने की जो प्रथा है वह काफी भव्य प्रथा है, काफी भव्य तरीके से होता है। सबसे पहले तो वहां पर फूलों से सजाया जा रहा है, सच्ची को पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और उसके बाद वहां पर विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से विशेष पूजा अर्चना किया जाएगा और उसके बाद वहां पर मां गंगा की विदाई होगी और मां गंगा शीतकालीन गति में जाकर के विराजमान होगी। जी यशराज, अभी तक क्या क्या तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं? चूंकि आज कपाट बंद हो रहे हैं, सुबह 11:36 का समय जो है निर्धारित है कपाट बंद होने के लिए। क्या क्या तैयारियां फिलहाल बाकी हैं और क्या कुछ हो चुका है? जी बिल्कुल, अभी यदि बात करें तो तैयारियों की तो अभी वहां पर उन मंदिर को पूरे फूलों से सजा दिया गया है और दूसरी बात है कि मंदिर को फूलों से सजाने के बाद वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। वहां पर पूजा अर्चना के समय की यदि बात करें तो पूजा अर्चना जो वो किया जाता है वो विशेष मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है। पूजा अर्चना में वहां पर विशेष तरीके से किया जाता है। एक यदि बात कहें कि इस पूजा अर्चना को भव्य तरीके से पूजा अर्चना किया जाता है, क्योंकि फिर 6 महीने बाद ही गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन अभी जो है वो विशेष पूजा अर्चना के साथ मां गंगा की डोली को फिर नीचे की ओर लाया जाता है, जहां पर शीतकालीन दर्शन के लिए लोग मां गंगा का दर्शन वहां पर कर सकेंगे। तो अभी तक तो फिलहाल पूजा वहां पर चल रही है, लेकिन 11:36 पर वहां पर मां गंगा के कपाट को बंद कर दिया जाएगा और मां गंगा के कपाट को बंद होने से पहले पूरे शंखनाद के द्वारा वहां पर विशेष पूजा की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यशराज आनंद जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे खबरों में आगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइंस देहरादून में स्मृति दिवस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने पुलिस आवासीय भवनों, पदोन्नति, स्मार्ट पुलिसिंग, महिला हेल्प डेस्क और कैशलेस चिकित्सा जैसे कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणाएं की। आपको बता दें कि राज्य सरकार पुलिस बल को सक्षम, सशक्त और संसाधन युक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 4 पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है उनके कल्याण के लिए। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर उनके साथ हैं। पूरी सरकार, पूरी पुलिस की व्यवस्था कि उनके परिवारों का कल्याण, उनकी सहायता के लिए हम खड़े रहें। और साथ ही पुलिस के जो हमारे पुलिस व्यवस्था है, उस पुलिस व्यवस्था में अनेक प्रकार की चुनौतियां भी हैं। आवास बहुत दूर के होते हैं, कई बार आना जाना पड़ता है, ड्यूटी बहुत कठिन है। जब 4 धाम यात्रा भी होती है, आपदा की स्थिति भी होती है, कांवड़ यात्रा होती है। अनेक हमारे जो विशिष्ट जन हैं, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, जैसे इस वर्ष हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, इन्वेस्टर समिट की, G20 के कार्यक्रम हमारे राज्य के अंदर हुए। आपदा की स्थिति में भी हमारी पुलिस को तत्परता से काम करना पड़ा। ऐसे समय में निश्चित रूप से उनके अच्छे आवास होने चाहिए, उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने घोषणा करी कि आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि पुलिस के आवास बनाने के लिए दी जाएगी। पुलिस के जवानों को, जहाँ साइबर भी एक बड़ी चुनौती है, AI का जमाना है, इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है, तो पुलिस को और दक्ष होना चाहिए। इसके लिए जहां राज्य के स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण वो बहुत प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो हमारे अन्य राज्य हैं जो इस क्षेत्र में अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसें कर रहे हैं, उनका भी अनुभव का लाभ लेकर हमारी पुलिस भी उस दिशा में दक्ष हो, ऐसी व्यवस्था हमारी पुलिस के स्तर से भी यहाँ की जाएगी। उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी पर इस बार दीपावली की रौनक दिखाई दी। इस मशहूर पर्यटन स्थल पर इस सीजन के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जाती है, लेकिन पिछले महीने भारी बारिश की वजह से बर्बाद हुई सड़कों से पर्यटकों की आमद पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी में इस बार दिवाली पर रौनक नहीं दिखी। रोशनी के त्योहार पर यहां आमतौर पर दिखने वाली भीड़ नजारद रही। इस मशहूर पर्यटन स्थल पर इस सीजन के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जाती है, लेकिन पिछले महीने भारी बारिश की वजह से बर्बाद हुई सड़कों से पर्यटकों की आमद पर बुरा असर पड़ा है। मसूरी और देहरादून के बीच में कम से कम 6 से 7 जगह जो है ये रोडें टूटी, और एक जगह तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही जहां बैली ब्रिज सरकार ने 24 घंटे के अंदर जो है बैली ब्रिज बना के देता था, आवागमन शुरू कर दिया था, तो उसके बाद से लोगों का पर्यटकों मसूरी की तरफ जो रुख था वो कम हो गया। कम होने की वजह भी ये रही कि भाई सड़कें कई जगह से टूटी हुई है, सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, बना भी रही है, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि वो उसको बनाने में, ठीक होने में समय लगेगा। टूरिस्ट को भी अब धीरे धीरे अब निकलना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी देखा जाए तो पर्यटकों की संख्या 10 जो होना चाहिए उसका 10% तो आज की तारीख में पर्यटक है। इस साल आपका देखा जाए तो टूरिस्ट का फुटफॉल ऑलमोस्ट 60% डाउन है। अच्छा, पूरी स्थिति ऐसी है, पूरी स्थिति वैसी। आपके माध्यम से मैं आज हमारे सारे टूरिस्ट से यही अपील क्या करूंगा, इतना बढ़िया मौसम है, यहाँ के लोग हाथ फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप मसूरी आइए। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बताते हैं कि आखिर मसूरी क्यों अब भी पर्यटकों की खास पसंद बना हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है कि राज्य में हालिया तबाही के बाद पर्यटकों को लुभाने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं की गई। हमारे यहाँ अन्य समुदाय के लोग जो कि दिवाली नहीं बनाते हैं, वो भी मसूरी आकर के अपना दिवाली एंजॉय करते हैं। और मसूरी में इस समय जो होता है, दिवाली के आसपास हमारे यहाँ विंटर लाइन दिखाई देनी शुरू कर जाती है, तो एक ये बहुत ही लुभावना दृश्य होता है जिसको कि लोग और पर्यटक यहाँ पे आकर के एंजॉय करते हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसा इस तरह का माहौल नहीं बनाया गया कि जो टूरिस्ट आए, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। तो सरकार की तरफ से काम तो चल रहा है, जो आपदा में सड़कें टूटी हैं, जो भी आपदा में नुकसान हुआ, काम तो चल रहा है, लेकिन धीमी गति से चल रहा है।
और ऐसा कोई माहौल बनाकर तैयार नहीं करा सरकार ने या यहाँ के शासन ने, प्रशासन ने, कि जो टूरिस्ट को प्रभावित करें, टूरिस्ट यहाँ आए, तो अभी बहुत कम। हालांकि इस त्योहारी सीजन में दिल्ली से मसूरी पहुंचे कुछ पर्यटकों का कहना है कि वे यहां के सुहावने मौसम का मजा लेने और दिवाली के बाद होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है, अभी तो क्लियर स्काई है, अब दिवाली के बाद होप करें कि ऐसे ही रहे, पोल्यूशन ना हो और लाइक जैसा दिल्ली में है वैसा ना हो बस। अच्छा, दिवाली में यहाँ आने का मतलब क्या था, क्या मतलब था? अभी छुट्टी था, मौसम भी अच्छा था, अक्टूबर है, सीजन भी आ गया, तो फिर हम आ गए घूमने। हम तो दिल्ली से तंग होके यहाँ आए हैं, वहाँ का पोल्यूशन तो सबको पता ही है। हम बस यही चाहेंगे कि ये जो मौसम है, ये जो क्लियर यहाँ का सब इतना अच्छा सबसे सब दिख रहा है, यहाँ प्लीज ऐसे ही पटाखे फोड़िए जिससे इतना पोल्यूशन ना हो। नॉर्मल दिए जलाइए, ऐसे कुछ पटाखे फोड़िए जिससे इतना एयर पोल्यूशन ना हो, बस ताकि ये बना रहे। लोगों और व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाला सीजन मसूरी को अपनी पुरानी चमक वापस पाने और यहाँ के व्यापार को पटरी पर लाने में मदद करेगा। उत्तराखंड में कई मुद्दे सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान है, तो वहीं कांग्रेस का सृजन अभियान भी लगातार जारी है। इसी के चलते प्रदेश में चल रही राजनीतिक चर्चाओं को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत की है, सुनिए। कांग्रेस का प्रदेश में संगठन सृजन अभियान लगभग समाप्त होने को है और अब जो है जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। अभी हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक भी हुई जिसमें तमाम नामों पर सहमति बनी और अब जल्द ही माना जा रहा है कि सूची जो है वो जारी हो सकती है। इसी के साथ ही उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हाल ही में दिल्ली में बैठक भी हुई है संगठन सृजन अभियान को लेकर के। अब जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा होनी है, क्या लग रहा है कब तक जो है जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी? 2025 संगठन सृजन जो कांग्रेस का अभियान है वो अब पूरा होने की तरफ है, पूरा होने को है। इसमें जो अंतिम बैठकें होनी थी वो हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि जो लोग केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस काम पर लगाए गए हैं वो इसकी फाइनल लिस्ट बना रहे होंगे। तो ये आज भी जारी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 2-3 दिन में भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी होमवर्क होना था वो सब होमवर्क पूरा हो चुका है। सर, बात ये भी चलती है, जब संगठन सृजन अभियान चल रहा है तो कई तरीके की चर्चाएं ये भी चलती है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकती है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकती है। उसमें कितनी सच्चाई है? क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कुछ चर्चाएं केंद्र में चल रही है? मेरी जानकारी के हिसाब से इस प्रकार की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है, कोई प्रपोजल अंडर प्रोसेस नहीं है। तो इस पर तुरंत विराम लगना चाहिए। जब तक कि ये प्रक्रिया अभी कहीं गतिमान है ही नहीं, तो इस प्रकार की चर्चाओं पे मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि उस पर बात न करें, ये इसको फिलहाल पूर्ण विराम समझें। सर, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से जो छात्रों का नकल को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो सीबीआई जांच की संस्तुति भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। अब उसके बाद अब मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाए कि अर्बन नक्सल गैंग को लेकर जिस तरीके से कहा गया कि कुछ ताकतें थी जो छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है, यहाँ पर अराजकता का माहौल करना चाह रही है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, नकल जिहाद, अब एक नया शब्द जो है ये आया है अर्बन नक्सल गैंग। किस तरीके से इसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? किसी राज्य में एक राजा ने एक अपराध पर एक व्यक्ति को सजा दी और उसको सजा के लिए 3 ऑप्शन चुने। उसको ये कहा कि पहले तो तू 25 कोड़े खा, अगर 25 कोड़े नहीं खाता तो उससे कम वाली सज़ा ये है तेरे लिए कि तू 25 मिर्चियाँ खा, तीखी मिर्ची खा 25, और उससे कम सज़ा ये है कि तू हाथ से 50 थप्पड़ खा। तो व्यक्ति ने ये चुना कि सबसे आसान इसमें 50 थप्पड़ ठीक रहेगा। तो उसने कहा साहब मैं 50 थप्पड़ खा लूँगा। तो उसने जब सैनिकों ने थप्पड़ मारने शुरू किए तो वो 20, 25, 30 थप्पड़ पे बोला नहीं साहब बस मैं थप्पड़ नहीं खा पाऊँगा, मैं मिर्ची खाऊँगा। अब तब मिर्ची दी गई उसको। तो जब वो मिर्चियाँ करीब 30-35 मतलब 25 मिर्चियाँ खानी थी, तो जब वो मिर्चियाँ 15-20 के करीब हुई
उसने कहा बस मैं मरता हूँ, अब मैं नहीं खा पाऊंगा मिर्ची, अब मैं कोड़े खा लूँगा, और फिर अंततोगत तो अब 50 कोड़े खाने पड़े। तो वही हाल है फिलहाल हमारी सरकार का, कि जब पहले ही कहा कि भाई पेपर लीक है, नहीं बिल्कुल पेपर लीक है ही नहीं, पेपर लीक नहीं है, पेपर लीक नहीं है, तो उसके बाद पेपर लीक भी माना, परीक्षाएं भी रद्द की, सीबीआई जांच भी कराई, फौजियत भी कराई, सब कुछ कराई, और अपनी खाल बचाने के लिए अब अर्बन नक्सल क्या जिहाद, वो पेपर अर्बन नक्सल गैंग, कौन सा जिहाद, नकल जिहाद की पेपर जिहाद क्या, हाँ ये जिहाद वो जिहाद, ये तमाम फजूल बातें। मैंने आज किसी इंटरव्यू में ये बात कही और आपके चैनल पर भी इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के परवरिश इस तरह हुई है कि उनको इसी तरह की शिक्षा दी गई है कि जहाँ उन्होंने यही शब्द सीखे, मदरसा और जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और ये और क्या क्या वो जो बोलते हैं, तो क्या यही उनकी शिक्षा, उनकी तामील कहीं ऐसी जगहों पर ही हुई है? तो भाई वो शुभ बातें बोले, अच्छी बातें भी बोले, ये इस प्रदेश में यही उनको नज़र आता है। और सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, 8.5 साल से सत्ता में तुम लोग हो, और उसके बाद कैसे हो गया डेमोग्राफी चेंज? क्या क्यों हो रहा है? जो चेंज कर रहे हैं उनको पकड़ो, फजूल की बातें करते हैं खाली। पर सवाल ये है कि इस प्रदेश की जनता को भी इसमें सोचना चाहिए कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग आवे चोखा। जब इनको आपकी बेरोजगारी पर कुछ नहीं करना है, महंगाई पर कुछ नहीं करना है, विकास के कामों पर सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेना है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, तो ऐसे में बस हिंदू मुस्लिम करो, लव जिहाद, नकल जिहाद, फलाना जिहाद, इस तरह की बातें बोलो और लोगों को गुमराह करो। और जब इस तरह गुमराह करके लोग वोट दे रहे हैं तो वाह वाह है। तो इसलिए ये लोग दूसरी चीज़ों पर ध्यान न देकर इन्हीं शब्दों को रिपीट करते रहें। ये प्रदेश की जनता को भी इसमें सोचना चाहिए। सर, जब प्रदर्शन चल रहा था आप भी वहाँ पर गए, कई विधायक गए वहाँ पर, और हालांकि कुछ बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के उस प्रदर्शन में नहीं गए, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन किया, अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। सर, बॉबी पवार की अगर बात की जाए तो बॉबी पवार को आप क्या मानते हैं? आप उसे कांग्रेस के मददगार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के मददगार है, या फिर प्रदेश में एक तीसरा फ्रंट तैयार होता हुआ आप दिखाई दे? ऐसा है, मैं किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल, जब तक वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जनता का कोई नुमाइंदा जब तक वो नहीं है, मैं उनके निजी रूप में कुछ नहीं कहना चाहता। वो व्यक्ति अपने लिए प्रयास, अपने कॉज के लिए, अपने कारणों के लिए, जो जनता के लिए उचित समझता है वो प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है, वो उनकी बात है, वो करें। मैं उनके बारे में फ़िलहाल कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो किसको मदद कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। पर इतना ज़रूर समग्र रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग राजनीतिक रूप से ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लिए नासूर बन गई है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के मत हैं उनको डिवाइड होने से बचाना चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि अभी कांग्रेस में इस तरीके की टूट होगी जिसकी कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती, और कुछ ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, शीर्ष नेतृत्व की अगर बात की जाए, चाहे हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, आप हों, या फिर करण महाराज जी हों प्रदेश अध्यक्ष, इस तरीके जो भी नेता हैं उनमें से भी कोई ना कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरीके की बात भी उन्होंने कही है। देखिए, ये तो उन्हीं से पूछिए आप। जहाँ तक मेरा मानना है कि धामी जी के पास हैं जिहाद, मदरसा, हाँ, डेमोग्राफी, उनके पास ये शब्द हैं, और भट्ट जी के पास यही शब्द हैं कि कांग्रेस में एक और टूट होने वाली है। मतलब भट्ट जी बैठे हैं कांग्रेस की टूट के भरोसे, और धामी जी बैठे हैं मदरसा और जिहाद के भरोसे। ये है सच्चाई। तो बाकी वही जाने कि कांग्रेस का उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस के कौन से नेता उनके संपर्क में अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्हें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहते हैं कि 2027 में हम बड़ी जीत हासिल करेंगे, और हमारे जो है तैयार हो रहा है, संगठन पूरा तैयार हो रहा है। लेकिन अगर पिछले 2 चुनाव की बात की जाए, 2017 की बात करें या 2022 के चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस पार्टी ने 22 में उतारे थे और 2017 में उतारे, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या इससे कितना नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई देगा, और इसके क्या उन सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी अपनी जो है दूसरी टीम खड़ी कर चुकी है? किसी भी राजनीतिक दल में सबसे बड़ी ताकत उस राजनीतिक दल का विचार होता है। कांग्रेस का विचार, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का विचार अपनी जगह शाश्वत है। अगर 22 लोग कांग्रेस के इस विचार को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस का वो विचार कमज़ोर हुआ है।
कांग्रेस अपने विचार पर अडिग रहकर जिस व्यक्ति को भी उन 22 जगहों पर टिकट देगी, सोच समझ कर देगी और कांग्रेस के विचार की ताकत के साथ देगी। तो कांग्रेस के विचार की जो ताकत पहले थी वो आज भी उन जगहों पर यथावत है और उस विचार की ताकत के आधार पर हम उन सभी जगहों पर फिर विजय हासिल करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए कल गणेश गोदिया यहाँ से छोड़ के उधर चला जाए तो ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस समाप्ति की ओर चली जाएगी। कांग्रेस अपने आप में एक विचार है। तो इसलिए जिन लोगों को लगता है कि ये इधर से उधर चला गया, उधर से, हम लोगों को ये गलतफहमी है कि अधिकांश नेता चले गए इसलिए हम चुनाव हारते हैं। ऐसा नहीं है। हम हारे इसलिए हैं कि मोदी जी के झूठ के सामने हम अपनी सच्चाई को स्थापित नहीं कर पाए। हम ये स्थापित नहीं कर पाए कि 2022 के चुनाव में एक धर्म विशेष के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का जो बात थी वो एक झूठ था, इसके अलावा कुछ नहीं था। कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश का अगर ये साबित कर दे कि वो सच था, कांग्रेस ने कहा था, तो मैं स्वयं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। वो झूठ था और उस झूठ को बड़े तरीके से हमसे छुआया गया। बदकिस्मती से वो हम उसको छू लिए, मतलब चिपका दिया हम पे, हम उसको हटा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर में आके और भी जगहों पर, उत्तराखंड में हल्द्वानी में आके जब इन बातों को कहा तो लोगों को लगा कि, और टीवी वाले जब वही चलाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये बन जाएगा, पुराने धर्म के लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनेगी। ये सब झूठ चलाया और उस झूठ के चलते आम लोग जो हैं, जो इतना गहराई नहीं जानते हैं, वो इन बातों में आ गए, जिसके कारण हम चुनाव हारे। और सवाल ये है कि बार बार ये हांडी नहीं चढ़ेगी, बार बार ये झूठ नहीं चलेगा। लोग अब इस बात को समझ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस तरह के झूठ बोलकर अपनी विश्वसनीयता में भारी कमी अर्जित की है। तो लोग उनकी अभी झूठ की असलियत को समझ गए। और इस प्रदेश में तो मैंने पहले कहा कि धामी जी के पास यही 3 मंत्र हैं और मतलब मदरसा, जिहाद और डेमोग्राफी, उनके पास यही 3 मंत्र हैं और उनके अध्यक्ष जी के पास यही मंत्र है कि कांग्रेस आएगी तब हम चुनाव जीतेंगे। सर, कांग्रेस में जिस तरीके से ये एक परसेप्शन बनता है प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी खेमों में बटी हुई है, तो ऐसे में हालांकि जो खेमेबाजी है वो अन्य दलों में भी देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में चीज़ें खुलकर सामने आती है, खुलकर देखने को मिलती है, बड़े लेवल पर कांग्रेस में सामने आती है। तो क्या जो ये परसेप्शन प्रदेश में बन रहा है, इस परसेप्शन को किस तरीके से आप चेंज करेंगे? ये परसेप्शन बनाया जाता है। ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी मीडिया का उपयोग करके बनाती है। खेमेबाजी कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में तो खेमेबाजी तो सत्ता के बंटवारे में होती है। कांग्रेस के पास तो 8 साल से सत्ता है नहीं, किस चीज़ की खेमेबाजी है? कहीं कोई खेमेबाजी नहीं है। अभी बीच में हरीश रावत जी ने एक मंच से ये कहा कि हम सब प्रीतम सिंह जी के अगुवाई में आगे बढ़ने को तैयार हैं। और जब किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा तो मैंने कहा कि भाई प्रीतम सिंह जी प्रदेश के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और वो सब आवश्यक बातें उनमें हैं जो इस संगठन की अगुवाई करने के लिए जरूरी है। तो हरीश रावत जी ने कोई गलत बात कह दी क्या? हम उसके साथ हैं, ये कहा ना मैंने। तो खेमेबाजी क्या है? कहाँ खेमेबाजी है? और उस मीडिया को जो हमारी खेमेबाजी दिखाती है उसको ये नहीं दिखता है कि ये पेपर, मतलब तमाम मुद्दों के साथ साथ अगर ये पेपर लीक का मुद्दा कहूँ मैं, तो त्रिवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का जो एक्ट है इस मामले में, उनके लिए क्या क्या कहा, वो उसकी जगह में ये छापता है कि कांग्रेस में खेमेबाजी है। तो इसलिए ये परसेप्शन बनाया जाता है। और चूंकि भाई मीडिया का बहुत असर है, पब्लिक में असर होता है ना मीडिया का, अगर असर नहीं होता तो इतना बड़ा वर्ग मीडिया के काम में क्यों लगता है? लेकिन मीडिया का एक बड़ा असर है, उस असर के चलते ये परसेप्शन बन जाता है कि कांग्रेस में खेमेबाजी है, जबकि कांग्रेस में कोई खेमेबाजी नहीं है। एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 एक मत के नहीं होते हैं। ये हमारे यहाँ भी हो सकता है कि हम 10 मतों की भिन्नता रखते हैं, लेकिन उस मतों की भिन्नता को हम प्रस्तुत करने के लिए परिवार की सीमा को नहीं नांगते, हम परिवार की सीमा के अंदर मत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। वैसे बीजेपी में भी हुआ, उन्होंने भी त्रिवेंद्र रावत जी ने जो इस बात का विरोध किया कि मुख्यमंत्री के एक्ट का इसमें विरोध होना चाहिए, तो उन्होंने अपने परिवार की सीमा में रहते हुए किया होगा, लेकिन उसको नहीं छापा गया, हमें दिखाया जाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मीडिया का उपयोग करके कांग्रेस के अंदर गुटबाजी दिखाकर
पब्लिक में भ्रम फैलाने की कोशिश होती है कि कांग्रेस तो एक है नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने विचारों को मिनिमम प्रोग्राम हमारा यह है कि कांग्रेस के विचारों को हम सामने रखकर सब लोग आगे बढ़ें। और कांग्रेस के विचारों में ये भी शामिल है कि भाई मिलकर सब लोग चुनाव लड़ें। जहां जिस दिन सरकार बनाने की बात आएगी तो सब लोग मिल बैठकर किसी एक व्यक्ति को तय करेंगे और उसकी अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप बात करें 2022 में भी जिस तरीके से जो चुनाव हुआ था उसके बाद किस तरीके से आरोप लगे, प्रीतम सिंह जी ने खुलकर कहा और हरीश रावत जी पर आरोप लगाए हार जीत को लेकर के, या वहीं अभी की अगर हाल ही की बात करें सिंह रावत जी को लंगड़ा घोड़ा बताया। पिथौरागढ़ की बात करें मयूख महर जी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अगर करण मारा रहेंगे तो मैं पिथौरागढ़ के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारूंगा। तो ये खेमेबाजी नहीं है तो फिर ये क्या है? हरीश रावत जी ना तो हाँ हालांकि वरिष्ठ नेता है पार्टी के, एक मंच से कहते हैं कि प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या एक पार्टी का नेता इस तरीके की बातें जो है कर सकता है? देखिए, उन्होंने जो भी कुछ कहा है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहा है और पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को कहना, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी बात पार्टी को जतलाई है। अब इन सब बातों पर मंथन होगा, पार्टी के अंदर मंथन होगा और पार्टी के अंदर मंथन होने के बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय में ये सब लोग भी शामिल होंगे। लेकिन जो अन्य जगहों पर जिस तरीके से विधायकों के बयान आ रहे हैं पार्टी के, उनका क्या? उन पर अभी तक ना तो कोई कार्यवाही हुई, ना इस तरीके की कोई चर्चाएं हुई, ना कोई बातें हुई। ये इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। इसके लिए आप प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करिए कि किसने क्या बयान दिया और उस पर क्या हुआ, क्योंकि मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ तो मैं अपनी सीमाओं को अतिक्रमित नहीं करना चाहता। 2027 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? कितने क्या कुछ दावा कांग्रेस पार्टी 2027 को लेकर? अभी ये संगठन सर्जन का जो कार्यक्रम है ये 2027 के ही मद्देनजर आगे बढ़ने का कार्यक्रम है और इसके तहत हम संगठन को चुस्त दुरुस्त करके और तब 2027 अब धीरे धीरे 2027 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आगे के बारे में विचार विमर्श करेंगे और जब जब समय समय पर जो विचार विमर्श होंगे आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। फिर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी और सभी मुद्दों को लेकर अपनी बातचीत रखी है और सभी 2027 को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है उसको लेकर के भी अपनी बात रखी है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनी, जनता टीवी, देहरादून। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।